हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुमेनिसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है मेरी इस सीरीज़ का पहला वीडियो। ये सीरीज़ होने वाली है जीपैट के नाम। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जीपैट जो है वो जनवरी फैब में ज़रूर होगा। अभी तो कोरोना की वजह से सब चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन ये है कि वो ज़रूर होगा। तो कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जीपैट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे होंगे और कुछ कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये सीरीज़ बन रही है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे जीपैट के पुराने पेपर्स की और मॉडल पेपर्स की, और इसके अलावा जीपैट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और अगर उसमें कोई डिटेलिंग और कुछ अलग से पीडीएफ्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है और आपको जीपैट के लिए प्रिपरेशन करनी है या जो पहले से आप कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल एडुमेनिसेंस को। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो पहला वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं जीपैट के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व, जिसमें मैंने जो पहला पेपर उठाया है वो है 2017 का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑल द स्टेटमेंट्स अबाउट डेंड्रोलिन आर करेक्ट एक्सेप्ट। डेंड्रोलिन के बारे में सभी करेक्ट हैं, इस एक को छोड़कर, वो एक हमें पहचानना है। तो ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से मसल रिलैक्सेंट, जी बिल्कुल सही है, डेंड्रोलिन एक तरीके का मसल रिलैक्सेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ की मैं अगर बात करूँ स्ट्रक्चर की, डेंड्रोलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो स्ट्रक्चर है, इससे मैं अपने आंसर्स को मिलाने की कोशिश करती हूँ। पहला लिखा है नाइट्रोफिनाइल फर्फ्यूरल डाइइन डेरिवेटिव। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो है नेक्स्ट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो नाइट्रोफिनाइल फर्फ्यूरल है वो जुड़ा हुआ है। ये वाला पार्ट आपका पायराजोलिन वाला पार्ट हो गया, पायराजोलिन नहीं, एक्चुअली इमिडाजोलिन वाला पार्ट हो गया, क्योंकि इसके 1 और 3rd पोजीशन पर आपका जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है। तो ये इमिडाजोल हुआ, तो ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव तो डेफिनेटली हो गया। ऊपर से ये नाइट्रोफिनाइल फर्फ्यूरल्डीन भी हो गया। तो ये जो है दोनों में से ऊपर के जो दोनों, मतलब पहला जो है वो तो है करेक्ट, 3rd भी हो गया करेक्ट, 4th भी हो गया करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा बचा, सिर्फ पायराजोलिन, क्योंकि पायराजोलिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। पायराजोलिन का स्ट्रक्चर तब होता है जबकि एक 5 मेंबर रिंग में 1st और 2nd पोजीशन पर NN यानी कि नाइट्रोजन मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइडल ड्रग्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग इसमें से यूज़ हो रहा है? ये मुझे लगता है जिसने जो ना भी पढ़ के गया होगा वो भी इसका सही जवाब अपने आप लगा देगा। अर्गोटामाइन इसका सही जवाब है, एट्रोपिन वगैरह इसके लिए यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट है इन अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म एट, किस स्टेप पर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं? तो इनिशिएशन, प्रोलोंगेशन, टर्मिनेशन या बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए, जो आपकी जो तीनों स्टेप्स होती हैं उनमें क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप जानेंगे कि इनिशिएशन और प्रोपोगेशन दोनों में ही आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर इसकी आपको और डिस्क्रिप्शन या और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग के 4 P's क्या होते हैं? मार्केटिंग के 4 P's होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सही प्रोडक्ट को सही प्लेस पर, सही प्राइस पर, सही तरीके से प्रमोट करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रीटेड विद बेंजट्रोपिन। बेंजट्रोपिन से कौन सी कंडीशन को यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है? तो इतनी सारी कंडीशंस में कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं और कुछ लोग इसमें एट्रोपिन ओवरडोज लगा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा शायद बेंजट्रोपिन जो है वो एट्रोपिन से मिलता जुलता या उसी को ट्रीट करने वाला है, हमको लगेगा, लेकिन नहीं। बेंजट्रोपिन जो है वो एट्रोपिन जैसा रिजेम्बलेंस शो करता है, वो उसी के जैसा स्ट्रक्चर शो करता है, तो वो उसके ओवरडोज में यूज़ नहीं हो सकता। बेंजट्रोपिन एक तरीके का
हम क्या कहना चाहिए हमको, ये ब्लॉक करता है एसिटाइल कोलिन को। तो ये अगर एसिटाइल कोलिन को आपको ब्लॉक करना है तो किस कंडीशन में करना होगा, पार्किंसंस में, क्योंकि वहीं पर आपका जो एसिटाइल कोलिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस वक्त आपको उसको कम करना रहेगा। तो आप एट्रोपिन ओवरडोज में ना देकर किस में देंगे, पार्किंसंस डिजीज़ में। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द टेक्निक एज गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आर नॉट फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, चूज द करेक्ट रीज़न फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अमीनो एसिड्स का जो सेपरेशन है वो आप गैस क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न हमको इसमें से चूज़ करना है। तो इसका सीधा सा कारण है कि अमीनो एसिड्स बहुत ही हाईली पोलर होते हैं, क्योंकि जीसी में आपको वोलेटाइल सैंपल चाहिए, एलसी में भी कुछ ऐसी ही स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए आपको हाई पोलैरिटी वाले सब्सटेंस का आप ठीक से सेपरेशन उसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बल्क प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज, सीधी सी बात है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्रोसेसिंग कर चुका हो लेकिन पैकेजिंग ना हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर IP इफ द सोलिबिलिटी रेंज ऑफ सोल्यूट इज 30 to 100 पार्ट्स इट विल बी। इसके लिए आपको सोलिबिलिटी टेबल याद करनी होगी अच्छे तरीके से, वो PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका आंसर है स्पेरिंगली सॉल्युबल। नेक्स्ट है विच गम इज आइसोलेटेड फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट होता है उससे कौन सी जो गम है वो आइसोलेट की जाती है। तो इसका सही आंसर है गुआर गम। गुआर गम इज़ दी राइट आंसर, और बाकी सब अलग अलग पोर्शन से निकाली जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फेज 0 स्टडीज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूड विच पैरामीटर्स। फेज 0 स्टडीज़ में कौन कौन से पैरामीटर्स आप इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लिनिकल स्टडीज़ और इन सब में जाना पड़ेगा। ट्रायल्स में आप जाते हैं तो पहले प्री क्लिनिकल होते हैं जिसमें एनिमल्स पे आप ट्रायल करते हैं। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं, इसमें ह्यूमन पर ट्रायल होते हैं। उसकी अलग अलग फेज होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो जो फेज़ 0 है वो फेज़ 0 में आपको क्या एक्चुअली पैरामीटर देखना होता है। तो इसका आंसर सबसे पहले तो इन सिलिको मीन कंप्यूटर पर स्टडी, पार्ट ऑफ फेज़ 1 तो भैया बाद में आता है। यूज़ ऑफ क्या लिखा है ये, एनिमल तो जो है वो प्री क्लिनिकल में आ गए। तो लास्ट क्या बचा, माइक्रो डोजिंग। तो माइक्रो डोजिंग एक्चुअली यूज़ होती है फेज़ 0 में, जहाँ पर आप चेक करते हैं कम से कम डोज लेकर कि कहीं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कौन इसमें से डिनोट कर रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे मेन जो है वो पढ़ना रहेगा केमिस्ट्री। टेट्रासाइक्लिन के जो केमिकल फीचर्स हैं वो तब आपको पता चलेगा कि जो एपिमेराइजेशन रिएक्शन है वो टेट्रासाइक्लिन शो करती है इन इंटरमीडिएट pH रेंज। इंटरमीडिएट में 4 से 6 के बीच की जो pH रेंज होती है उसमें ये एपिमेराइजेशन शो करती है। नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला दिया गया था यहाँ पे, ये पायरीन का स्ट्रक्चर है, हमें पता है पायरीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ईथर इज़ द राइट आंसर। ईथर होता है ROR, तो ROR भी यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, तो इसलिए इसका आंसर हुआ ईथर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट विच लिटरेचर इज इंक्लूडेड इनटू सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए इसके लिए ना एक लिस्ट है कि कौन से सिस्टम में कौन सी लिटरेचर को इंक्लूड किया है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो उसके लिए ना आपको वो याद करना पड़ेगा, PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आंसर है नागमनी। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट यूज एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टेरॉइड प्रोडक्ट एज। इसकी भी एक लिस्ट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं अलग अलग तरीके के जो अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ब्लॉकिंग एजेंट की तरह, कीलेटिंग एजेंट्स की तरह। तो यहाँ पर आपको पूछा है ब्लॉकिंग एजेंट, इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड ईस्टर्स। इसके लिए लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है
surface tension is categorized as an factor. Which type of factor? Intensive, extensive, tolerance, capacity. इसका सही आंसर मैं आपको बताती हूँ। फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में फ़र्क है क्वालिटी क्वांटिटी टाइप का जो फ़र्क होता है वैसा कुछ। जब बात करते हैं हम एक्सटेंसिव की तो कहानी बेस्ड होती है क्वांटिटी पर, और जब हम बात करते हैं इंटेंसिव की तो जो कहानी है वो डिपेंड करती है नेचर पर। प्रोडक्ट का नेचर क्या है, या जो आप जिसकी फैक्टर की बात करें उसमें नेचर जाना जाता है। तो एक्सटेंसिव में आ जाते हैं हमारा मास, वॉल्यूम, जिसमें आप क्वांटिटी की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंटेंसिव में आ जाते हैं वो जिसमें आप नेचर की बात करते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो किसी भी लिक्विड का नेचर बताता है। तो और प्रेशर हुआ जैसे कि, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो इंटेंसिव आएगा। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सटेंसिव और कैपेसिटी एक ही होता है, लेकिन इंटेंसिव का कोई दूसरा नाम नहीं होता। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।